हरिओम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डभरा के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10वीं हिंदी विषय के इस वीडियो में कक्षा 10वीं के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम पाठ 6.2 एक पेड़ था और एक था ठूठ नामक गद्यांश पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। आइए पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। जिस मकान में मैं ठहरा उसकी खिड़की के सामने ही खड़ा था एक पूरा पनपा बांझ का पहाड़ी पेड़। पलंग पर लेटे लेटे वह यूँ दिखता कि जैसे कुशल समाचार पूछने को आया कोई मेरा मित्र हो। तो जो लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी जो हैं वो बतला रहे हैं कि वो कहीं गए हुए थे, तो जिस मकान में वो ठहरे हुए थे और उस मकान की खिड़की के सामने ही एक पेड़ खड़ा था जो पूरा पनपा मतलब पूरी तरह से वृद्धि उसने पा ली थी या अपने आप को पूरी तरह से उसने बड़ा कर लिया था। पलंग पर लेटे लेटे वह यूँ दिखता, और जब लेखक पलंग पर लेटे हुए रहते थे तो उन्हें वो पेड़ ऐसे दिखाई देता जैसे कुशल समाचार, जैसे कोई उनका मित्र उनकी स्वास्थ्य पूछने या उनसे उनकी कुशलता को पूछने के लिए, कुशलता मतलब समझते हो कि आप कैसे हो, ऐसा हाल चाल पूछने के लिए उनका कोई मित्र आया हुआ हो, ऐसा उन्हें एहसास होता था। एक दिन उसे देखते देखते इस बात पर मेरा ध्यान गया कि यह इतना बड़ा पेड़ हवा का तेज झोंका आते ही पूरा का पूरा इस तरह हिल जाता है जैसे बिन की तान पर कोई सांप घूम रहा हो, और उसका ऊपर का हिस्सा हवा जब और तेज हो जाती है तो काफ़ी झुक जाता है, पर हवा के धीमे पड़ते ही यह फिर सीधा हो जाता है। तो जो लेखक हैं वो जिस घर में ठहरे हुए थे उस घर के एक कमरे की खिड़की से जिस पेड़ को वो रोज़ देखा करते थे, एक दिन उन्हें उस पेड़ को देखते देखते उनके मन में एक बात ध्यान में आया, या उनके मन में एक बात उठी। यह इतना बड़ा पेड़ है और तेज हवा के झोंकों से यह पूरा क्या हो जाता है, हिल जाता है, जैसे कोई सांप बिन बजाने वाले सपेरे के बिन के इशारे पे नाचता है या इधर उधर हिलने लगता है। उसी तरह वह पूरी तरह से बढ़ चुका हुआ या अपने आप को पूरी तरह से सक्षम कर चुका हुआ वह बांस का पेड़ क्या होता था, सांप की तरह इधर उधर मंडरा रहा था या हिल रहा था हवा की झोंकों से। और जैसे ही हवा तेज होती तो उसका जो ऊपर का सिरा था या ऊपरी जो भाग था वो पूरी तरह से क्या हो जाता था, झुक जाता था, और हवा के धीमे होते ही वो फिर से अपना पुराना स्थिति या सीधा खड़ा हो जाता था। हवा मौज में थी, अपने झोंकों में झूम रही थी, इसलिए बराबर यह क्रिया होती रही और मैं उसे देखता रहा। देखता क्या रहा, उसकी झूम में रस लेता रहा। पड़े पड़े वह पेड़ पूरा न दिखता था, इसलिए मैं पलंग से खिड़की पर आ बैठा। अब मुझे यह पेड़ जड़ से फंगुल तक दिखाई देने लगा और मेरा यह ध्यान इस बात की ओर था कि हवा कितनी भी तेज हो, पेड़ की जड़ स्थिर रहती है, हिलती नहीं है। तो जो लेखक हैं वो बतला रहे हैं प्रभाकर जी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ये बतला रहे हैं हवा क्या थी, मौज में थी, मतलब हवा जो है चल रही थी, अपने झोंकों में झूम रही थी, और वो हवा जो है अपने साथ पेड़ों को भी क्या कर रही थी, हिला रही थी या अपने झोंकों में झूम रही थी, मतलब हवा जो है
अपना आनंद ले रही थी। इसलिए बार बार यह क्रिया होती थी। इसलिए जो पेड़ का झुकने और हवा के चलने के कारण जो पेड़ था वो क्या हो रहा था, बार बार झुक रहा था और झूम रहा था, और यह क्रिया बार बार हो रही थी। और उसे लेखक प्रभाकर जी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी क्या कर रहे थे, अपने कमरे के पलंग से सोए सोए या पलंग में बैठे बैठे देख रहे थे। देखता क्या रहा, उसकी झुक झूम में रस लेता रहा, और वो भी पेड़ के झूमने और झुकने के, है ना। मतलब जब भी वो पेड़ हिलता था तो उसके साथ कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी को भी क्या होता था, आनंद आता था। पड़े पड़े वह पेड़ पूरा ना दिखता था, और जिस कमरे में वो जिस कमरे में थे, उस कमरे की खिड़की से जब वो पलंग में बैठे रहते थे, ये पलंग में रहते थे, तो वह पेड़ उनको पूरा जड़ से ऊपर तक दिखाई नहीं देता था। इसलिए उन्होंने पलंग से नीचे उतरकर खिड़की के सामने आकर बैठ गए। अब मुझे वह पेड़ जड़ से फंगुल तक दिखाई देने लगा। जड़ से फंगुल मतलब जड़ से लेकर पेड़ के ऊपरी सिरे तक दिखाई देने लगा, और मेरा ध्यान, फंगुल मतलब हुआ ऊपरी सिरा, और मेरा ध्यान इस बात की ओर था कि हवा कितनी भी तेज हो, पेड़ की जड़ स्थिर रहती है। और जब लेखक उस पेड़ को दूर से देख रहे थे या पलंग से देख रहे थे, तो वो ये सोच रहे थे या उनके मन में यह भावना थी कि हवा कितना भी तेज हो, लेकिन जो पेड़ का जड़ है वो क्या रहता है, हमेशा स्थिर रहता है, वह हिलता नहीं है या हिलती नहीं है। ऐसा उनका सोच था। यहीं बैठे मेरा ध्यान एक दूसरे पेड़ पर गया, जो इस पेड़ से काफ़ी नीचाई में था। पेड़ का ठूठ सूखा वृक्ष, और सूखा वृक्ष माने निर्जीव मुर्दा वृक्ष। सोचा यह वृक्ष का कंकाल है, जैसा एक दिन सभी को होना है। अब मैं भी इस हरे भरे पेड़ की ओर देखता, कभी उस सूखे ठूठ की तरफ। यूँ ही देखते भालते मेरा ध्यान इस बात की ओर गया कि वह धीमे चले या वेग से चले, यह ठूठ न हिलता है न झुकता है। तो जो लेखक हैं प्रभाकर जी, वो अपने कमरे के खिड़की पर बैठे ही हैं, और वहीं पर बैठे बैठे उन्हें थोड़ी ही दूर में, उस हरे भरे पेड़ से थोड़ी ही दूर में एक और पेड़ दिखाई देने लगा, जो हरे भरे पेड़ से थोड़ी नीच में थी, मतलब नीचे के क्षेत्र में था। पेड़ का ठूठ सूखा वृक्ष, और सूखा वृक्ष माने निर्जीव मुर्दा वृक्ष। मतलब वो पेड़ जो था वो ठूठ था। ठूठ मतलब उसमें कोई भी शाखा या पत्ते नहीं थे, सिर्फ कुछ तने और पेड़ का मुख्य भाग था। और उसे देखते देखते लेखक के मन में, प्रभाकर जी के मन में यह बात उठने लगी कि सूखा वृक्ष माने निर्जीव मुर्दा वृक्ष। मतलब सूखा वृक्ष क्या हुआ, को जब हम देखते हैं तो ये मानते हैं जैसे कि वो मर गया है या निर्जीव है, उसमें जीव नहीं है। सोचा यह वृक्ष का कंकाल है, और वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका हड्डी क्या हो जाता है, शेष बचा रहता है, उसी प्रकार यह भी पेड़ क्या है, मर गया है। मरे हुए व्यक्ति के कंकाल के समान है। कंकाल मतलब हड्डियों का ढांचा है। जैसे एक दिन सभी को होना है, और व्यक्ति को अपने जीवन में एक दिन अपनी मृत्यु को प्राप्त करना ही पड़ता है, और वो सिर्फ एक कंकाल का रूप धारण कर लेता है। अब मैं कभी इस हरे भरे पेड़ की ओर देखता, कभी उस सूखे ठूठ की तरफ, और लेखक बतला रहे हैं कि वो कभी उस हरे भरे पेड़ की ओर देखते और कभी
क्या करते थे, उस सूखे हुए ठूठ पेड़ जो मर चुका था उस पेड़ की ओर देखा कर रहे थे। यूं ही देखते भालते मेरा ध्यान इस बात की ओर गया, और जब वो दोनों पेड़ को देख रहे थे तब देखते देखते उनके मन में एक बात फिर से जन्म लेने लगी कि धीमे चले, कि हवा जो है वो धीमे चले या वेग से चले, यह ठूठ न हिलता है ना झुकता है। तो जो हवा है वो जब जोर से चलता है या धीरे चलता है, तब भी वो जो सूखा मृत पेड़ था या जिसका ठूठ जो बचा था, है नहीं, या ठूठ मरा हुआ जो पेड़ था, वो ना तो हिलता है और ना ही झुकता है, वो वैसे का वैसा ही खड़ा रहता है। और जो हरा भरा पेड़ था वो क्या होता है, वो हवा के तेज झोंकों के साथ या हवा की गति के साथ वो भी अपनी गति को या वो हिलने डुलने लगता है। आगे, न हिलना न झुकना, मन में यह दो शब्द आए और मैंने आप ही आप इन्हें अपने में दोहराया, न हिलना न झुकना। तो उस ठूठ पेड़ को देखकर लेखक के मन में दो शब्द गूंजने लगे। क्या शब्द था, ना हिलना ना झुकना। और मन ही मन लेखक जो हैं उस बात या उन दोनों शब्दों को क्या करने लगे, बार बार अपने मन में दोहराने लगे, ना हिलना ना झुकना। दूर अंतर में कुछ स्पर्श हुआ और वह स्पर्श सूक्ष्म था। यूं ही संकेत सा शब्द चक्कर काटते रहे, ना हिलना ना झुकना, और तब आया वह वाक्य, ना हिलना ना झुकना जीवन की स्थिरता का, दृढ़ता का चिन्ह है। और यह वीर पुरुष है जो ना हिलता है ना झुकता है। तो जब लेखक के मन में वह दो शब्द गूंजने लगे और वो जो दो शब्द गूंजे वो धीरे धीरे लेखक के मन को अंतर को स्पर्श कर गया, मतलब लेखक के मन में कुछ प्रभाव डालने लगा। और वह स्पर्श जो था वो सूक्ष्म था, मतलब बहुत ही गहरा प्रभाव था। मन ही मन शब्द चक्कर काटते रहे, मतलब बार बार वो शब्द उनके दिमाग में गूंजता रहा। कौन सा शब्द, ना हिलना ना झुकना। और तब आया वह वाक्य, तब उनके मन में एक वाक्य आया। वो दो शब्दों के बाद वह एक वाक्य का रूप ले लिया, ना हिलना ना झुकना जीवन की स्थिरता का, दृढ़ता का चिन्ह है। यह वाक्य उनके मन में गूंजने लग गया। ठीक है। और वह वीर पुरुष है जो न हिलता है न झुकता है। तो वो जो शब्द था वो अब एक वाक्य का रूप लिया, ना हिलना ना झुकना यह जीवन का क्या है, स्थिरता का, दृढ़ता का चिन्ह है। मतलब जो व्यक्ति जीवन में न हिलता है न झुकता है ना, वो अपने विचारों पे या अपने व्यवहार में क्या होता है, हमेशा दृढ़ बना रहता है, वो व्यक्ति क्या होता है, वीर पुरुष कहलाता है या वीर होता है। ऐसा भाव या यह विचार लेखक के मन में उस ठूठ पेड़ को देखने के बाद जागृत होने लगा। तभी मैंने फिर देखा उस ठूठ की ओर। वह न हिल रहा था न झुक रहा था। मन में अचानक प्रश्न आया, न हिलना न झुकना जीवन की स्थिरता का चिन्ह है, पर उस ठूठ में जीवन कहाँ है? यह तो मुर्दा पेड़ है। और लेखक जो प्रभाकर जी हैं वो बतला रहे हैं कि न हिलना न झुकना इस शब्द से उस पेड़ के को देखकर यह जो शब्द है वो लेखक के मन में जागृत होता है। और इस पेड़ को देखने से जो न हिलना न झुकना शब्द जागृत हुआ, उससे उनके मन में या उनके दिमाग में एक विचार आया कि जो वीर पुरुष होते हैं या जो दृढ़ निश्चयी होते हैं वो न हिलते हैं न ही झुकते हैं, वो अपनी बात पर क्या हो जाते हैं, अडिग रहते हैं। और यही क्या होता है, जीवन की स्थिरता या दृढ़ता का चिन्ह होता है। तभी उस पेड़ को दोबारा देखकर लेखक के मन में यह विचार आया कि वो पेड़ तो क्या है, मुर्दा है ना। इसलिए वो क्या हो रहा है, न ही हिल रहा है और न ही झुक रहा है।
मन में अचानक लेखक के मन में यह अचानक भाव जागृत होने लगा कि वो ना तो हिल रहा है और ना ही झुक रहा है। ये जीवन क्यों नहीं झुक रहा है? क्योंकि चिन्ह हुआ यह मृत्यु की जड़ता का, है ना। क्योंकि वो जो पेड़ था वो क्या था? मृत था या मरा हुआ था, मुर्दा पेड़ था, इसलिए वो हिलना या झुकना नहीं जान रहा था। अब मेरे सामने एक विभिन्न दृश्य था कि जो जीवित था वह हिल रहा था और जो मृत था वह ना हिल रहा था न झुक रहा था। तो ना हिलना न झुकना जीवन की स्थिरता का चिन्ह हुआ या मृत्यु की जड़ता का। तब वो फिर से उस हरे भरे पेड़ की ओर देखने लगते हैं और उस ठूट पेड़ की ओर। तब उनके मन में फिर से एक नया भाव पैदा होने लगता है या नया विचार पैदा होता है कि जो जीवित है या जिसमें जीव है वो क्या हो रहा है? हवा की झोंकों के साथ हिल रहा है और झुक रहा है। और जो मृत है, जो ठूट पेड़ है, वो न तो हवा की झोंकों के साथ हिल रहा है और न ही झुक रहा है, वह वैसा का वैसा ही खड़ा हुआ है। तो उनके मन में यह भाव जागृत होने लगा कि जो न हिलना जो और न झुकना ये जो है वो स्थिरता का चिन्ह हुआ या मृत्यु का या जड़ता, मतलब निर्जीव होने का संकेत देता है या फिर स्थिर होने का संकेत देता है। यह भाव लेखक के मन में प्रश्न करने लगा। जो आदमी जो ना तो हिलेगा ना ही झुकेगा, किसी भी बात पे अपने बात पर क्या हो जाता है? एकदम अड़िग हो जाता है, अड़ जाता है ना। वो दूसरों की बातों के सामने झुकता नहीं है या अपनी बातों से हटता नहीं है, तो वो व्यक्ति मृत पेड़ के समान है या उसमें कोई जान नहीं होती, ऐसा कहा जा सकता है, या वो स्थिर होता है ऐसा कहा जाए। यह भाव या यह प्रश्न लेखक के मन में उठने लगा। अजीब उलझन थी, पर समाधान क्या था? तो लेखक के मन में ये जो शब्द था कि जो व्यक्ति अपने ही बात में अडिग रहता है, किसी के सामने झुकता नहीं या उसके व्यवहार में लचीलापन नहीं होता। झुकना और हिलना, इससे क्या है? ये एक लचीलापन है ना। और वो लचीलापन जिसके व्यवहार में नहीं होता वो व्यक्ति क्या है? स्थिर कहा जाएगा उसको, या मृत कहा जाएगा, या मृत शव के समान कहा जाएगा, है ना। ये भाव लेखक के मन में प्रश्न करने लगता है। हिलना और झुकना अजीब उलझन थी, पर समाधान क्या था? मैं दोनों को देख रहा था, देखता रहा और तब मेरे मन में आया कि जो परिस्थितियों के अनुसार हिलता झुकता नहीं वह वीर नहीं जड़ है, क्योंकि हिलना और झुकना ही जीवन का चिन्ह है। तब जो लेखक हैं वो उस ठूठ को देखकर उनके मन में यह प्रश्न उठने लगा कि जो हिलना ना झुकना ये अच्छा बात है, या इस प्रकार से व्यक्ति को अपने बात पे स्थिर रहना चाहिए कि वो मृत व्यक्ति के समान है। तभी उनके मन में वो दोनों पेड़ को फिर से देखने लगते हैं और देखते ही देखते उनके मन में यह विचार आने लगता है कि परिस्थितियों के अनुसार हिलना और झुकना, हिलता झुकता नहीं वह वीर नहीं क्या है? जड़ है। तो जो व्यक्ति परिस्थिति के हिसाब से या समय के हिसाब से अपने आप को ढालता नहीं है या अपने आप को परिवर्तित नहीं करता है, अपने ही बातों में अडिग खड़ा रहता है, वो व्यक्ति क्या है? जड़ है। मतलब उसमें जीव नहीं है, मृत के समान है या मरे हुए के समान है। क्योंकि हिलना और झुकना ही जीवन का क्या है? चिन्ह है। मतलब व्यक्ति को क्या करना चाहिए? समय के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करते रहना जरूरी है। हिलना और झुकना अर्थात परिस्थितियों से समझौता। जिस जीवन में समझौता नहीं, समन्वय नहीं, सामंजस्य नहीं, वह जीवन कहाँ है? वह तो जीवन की जड़ता है, जैसे यह ठूठ और जैसे यह पहाड़ का शिखर। तो लेखक जो है उस पेड़ को देखकर
इस बात पे या इस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि जीवन में जो व्यक्ति समय के हिसाब से अपने आप को बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं करता है, हिलता नहीं है, झुकता नहीं है, मतलब जैसे जैसे समय बदलता है उसके हिसाब से वो व्यवहार करना नहीं सीखता, तो वो व्यक्ति क्या होता है, दूसरे व्यक्ति वो जीवन में समझौता नहीं करता, दूसरों से मिलकर समन्वय मतलब अपने आप को समाज की परिस्थिति या दूसरों की परिस्थिति के हिसाब से या समय की परिस्थिति के हिसाब से ढालता नहीं है, दूसरों से वो जोड़ता नहीं है, तो वह जीवन कहाँ है? वो जीवन नहीं है, बल्कि उस ठूट पेड़ के समान है या मृत पेड़ के समान है ना, या उस शिखर के समान है जो अपने आप को क्या करता है, मृत रहता है, जिसमें जीव नहीं रहते, सिर्फ वो अपनी ही स्थिति में क्या होते हैं, खड़े रहते हैं। मुझे ध्यान आया कि जीते जागते जीवन में भी एक ऐसी मनोदशा आती है जब मनुष्य हिलने और झुकने से इनकार कर देता है। अतीत में रावण और हिरण्यकश्यप इस दशा के प्रतीक थे, तो इस युग में हिटलर और स्टालिन जो केवल एक ही मत को सही मानते रहे और वह स्वयं उनका मत था। आज की भाषा में इसी का नाम डिटेक्टरी अधिनायकता। तो उस पेड़ को देखने के बाद लेखक के मन में यह ध्यान आया कि जो जीते जागते जीवन में ऐसी मनोदशा आती ही है कि व्यक्ति जो है एक बार हिलने और झुकने से इनकार कर देता है, वो अपने बात में क्या हो जाता है, अड़ा रहता है, या अपनी बात या अपनी जिद को लेकर खड़ा रहता है। जैसे रावण क्या था, वो सीता माँ का हरण करके ले गया था, लेकिन वो अपनी गलती का एहसास होते हुए भी अपनी गलती से को मान नहीं रहा था। हिरण्यकश्यप भी जो है वो अपनी बातों में या अपनी जिद में अड़ा रहा। तो इस युग में क्या थे, हिटलर थे, स्टालिन थे, ये सिर्फ अपने ही विचार को अच्छा विचार मानने का इन्होंने एक गलत भावना अपने मन में पैदा कर लिया और समाज के या उस समय समाज की परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाला नहीं। आज की भाषा में इसी को हम क्या कहते हैं, डिटेक्टरी मतलब अधिनायकता। सिर्फ अपने ही बात को जिद करना या अपने ही हुक्म चलाने का जो भाव है उसे वो कहा जाता है। विश्व की भाषा है दे और ले। विश्व में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है या विश्व जो है कुछ देता है और आपसे कुछ लेता है, मतलब आपको कुछ देना भी पड़ेगा और दूसरों से लेना भी पड़ेगा। विश्व की जीवन प्रणाली है कह और सुन। विश्व में वही व्यक्ति जीवित रह सकता है जो दूसरों की को कुछ कहता भी है और दूसरों की कुछ सुनता भी है। विश्व की यात्रा का पथ है मना, है ना, और विश्व में दूसरों की बातों को मानने से और दूसरे की अपने बातों को मनवाने से भी आपको जीवन जीने में आसानी होती है। इन तीनों का समन्वय है हिलना, झुकना और समझौता समन्वय। तो इस तरह से कुछ आपको क्या करने पड़ेगा, समय के हिसाब से। जैसे जो हरा भरा पेड़ था वो जैसे हवा की गति जब तेज़ हो जाती थी तो वो अपने आप को हवा की दिशा में क्या कर लेता था, झुका लेता था, या हवा जिधर उसको झुकाती थी उधर वो झुक जाता था, और जैसे ही हवा कमज़ोर होती थी वो फिर से खड़ा हो जाता था। उसी प्रकार व्यक्ति को अपने जीवन में समाज में या समाज के अन्य लोगों से कुछ लेना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, कुछ सुनना पड़ता है, कुछ कहना पड़ता है ना, कुछ उनकी बातों को मानना पड़ेगा, कुछ अपनी बातों को मनवाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको समय के हिसाब से परिवर्तित होते हुए, समय की या परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालते हुए जो व्यक्ति नहीं चलता है वो जड़ हो जाता है, मतलब वो उसमें जीवन खत्म हो जाती है या वह जीवन जी नहीं पाता। जिसमें यह नहीं है वह जड़ है, भले ही वह ठूठ की तरह निर्जीव हो या रावण की तरह जिद्दी। और जो व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करना नहीं सीखता समाज में कि वो दूसरों की बातों को सुने, दूसरों की बातों को भी माने, अपनी बातों को भी दूसरों को कहे, है ना, और दूसरों की बातों को भी सुने, दूसरों की बातों का भी इज्जत करे, तो जो व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करना नहीं जानता, भले ही वह क्या है, ठूठ की तरह निर्जीव हो, है ना, उस पेड़ की तरह निर्जीव हो या उसमें जीवन नहीं हो, या रावण की तरह जिद्दी हो, या फिर वो रावण की तरह जिद्दी भी हो सकता है
लेकिन वह व्यक्ति क्या हो जाता है, जड़ है, मतलब उसमें जीव नाम का या अच्छे विचार या ज्ञान नाम का चीज नहीं है, मूर्ख के समान है। मेरी खिड़की के सामने खड़ा हिल रहा था बांज का विशाल पेड़ और दूर दिख रहा था वह ठूठ। समय की बात, तभी पास के घर से निकला एक मनुष्य और वह अपनी छोटी कुल्हाड़ी से उस ठूठ की एक छोटी टहनी काटने लगा। सामने ही दिख रही थी सड़क, जिस पर अपनी कुदाल से काम कर रहे थे कुछ मजदूर। तो उस खिड़की से उस पेड़ को देखते समय लेखक के मन में यह बात समझ में आया कि यदि आपको समाज में जीवित रहना है या समाज में अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो आपको कुछ समाज के दूसरे की बातों का भी क्या करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। समाज के में समय के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करते हुए जीवन जीना पड़ेगा। तभी उस खिड़की से जब वो पेड़ को देख रहे थे, है ना, जिसमें उस खिड़की से उनको हरा भरा पेड़ भी दिखाई दे रहा था और वह विशाल ठूठ भी दिखाई दे रहा था। समय की बात, तभी घर के पास से, तभी वहाँ एक और घर था। उस घर से क्या हुआ, एक व्यक्ति बाहर निकला जिसके हाथ में छोटा सा क्या था, कुल्हाड़ी था, और उस ठूठ जो मरा हुआ जो पेड़ था, उस पेड़ की टहनी को क्या करने लगा, वो काटने लगा। सामने ही दिख रही थी सड़क, और सामने क्या था, सड़क था, जिस पर अपनी कुदाल से काम कर रहे थे कुछ मजदूर, और कुछ मजदूर अपनी कुदाल से वहाँ काम कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से समय बदला, समय में बदलता हुआ वो जो ठूठ था वो खड़ा हुआ था, अपने आप को उसने परिवर्तित नहीं किया, वो अडिग खड़ा हुआ था। तभी क्या हुआ, उस पेड़ में कि एक टहनी को एक व्यक्ति जो है अपनी कुल्हाड़ी से क्या करने लगता है, काटने लगता है, क्योंकि वो मर चुका था। वो समाज के अन्य लोगों के विचार से क्या कहता था, सहमत नहीं रहता था। वो सिर्फ अपना ही विचार या अपनी ही सोच पे टिका हुआ था। जिस प्रकार वो मरा हुआ पेड़, जिस प्रकार अडिग खड़ा हुआ था, वो हवा के झोंकों के साथ हिलजुल नहीं रहा था, जैसे जीवित पेड़ हिलजुल रहा था। तो इससे यहाँ पे लेखक ने यह संकेत देने का प्रयत्न किया है कि जो व्यक्ति अपने ही अडिग बातों में खड़ा रहता है या अपने ही विचारों में ज़्यादा अडिग रहता है, वो समय के हिसाब से एक दिन उसको क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाना पड़ता है या उसको काट दिया जाता है ना। आगे शेष भाग का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।